अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर फाइनल्स का फिर क्या सीन बना? ऑन कैंपस होंगे ऑनलाइन होंगे? यार जो अभी तक जो मैसेज आया ना, जी सर। तो मैसेज के हिसाब से तो ऑन कैंपस ही हो रहे हैं। और वो उन्होंने ऑन कैंपस को उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, सॉरी कैपिटल लेटर्स में लिखा है। सर तो अब फिलहाल तो वो बजिद लगते हैं कि पेपर ऑन कैंपस होंगे, बाकी अल्लाह जानता है। सर फिर अगर ऑन कैंपस होंगे तो हमारे फिर अंडरलाइट होंगे सर? सर अस्सलाम क्या वालेकुम। होंगे? मतलब सर ऑन कैंपस भी फिर ओपन एयर में होंगे ना सर? यार ये अभी जो उन्होंने जो मैसेज में था जी सर। वो ये था कि 3 या 4 शिफ्ट्स में होंगे, सर और ताकि स्टूडेंट्स की वो की जाए, तादाद कंट्रोल में रखी जाए। ठीक सर। लेकिन होने ऑन कैंपस हैं, ये मैसेज ऊपर से आया है। जी सर। बाकी फिर अब अल्लाह जानता है। आपने सर पूछा नहीं कि आप चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं कि सबको कोरोना हो। सर अब पता नहीं, जो आपको पता है, ऑर्डर्स आ जाएं तो। वो तो ठीक है सर, ऑर्डर भी साढ़े तरह के बंदे ने दिते ने सर। अब यार डिपेंड करता है ना, पता नहीं, हो सकता है कि शायद उस वक्त तक पॉलिसी रिवाइज हो जाए, हो सकता है ना हो। लेकिन फिलहाल तक यही है कि पेपर ऑन कैंपस है, जो मैसेज फिलहाल तक आया हुआ है। सर अल्लाह सर बेहतर लेकिन ये डिपेंड भी तो करता है ना सिचुएशन पे सर। सर जी फौजी लोग हैं, सर कोई पता नहीं है। जो हो सकता है, जो बस वो कहेंगे जी जो हमने कह दिया जिगर जानू, वो हमने कह दिया, सही। तो मामला ख़त्म और करो तैयारी। तो अब ये अल्लाह जानता है। जो अभी तक का जो मैसेज और वो तो यही है कि आप फिजिकल पेपर के लिए ही अपने आप को तैयार रखें। ठीक है सर। अल्लाह खैर करेगा सर, कुछ ना कुछ कर करा लेंगे। आप हैं हम्म, ना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर हसन, सर हसन ने हाथ खड़ा किया था। सर वो सर को सिर्फ बहुत जोर से सवाल है। कहना चेक कर चार्ज रहे में थे, होंगे वो चुप चेक हो कर गए। रहे थे हाथ कैसे खड़ा करते हैं। अच्छा, 2 डीपियां जो हैं वो, एक उस्मान अकरम, उस बेचारे ने क्या कर दिया। यानी नहीं है वो, हमने क्या की, यानी क्या 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 ऐसा उस्मान किया है कि आपको सॉरी करनी पड़ रही है? और दूसरी डीपी, चलो उस्मान का तो समझ आ। दूसरी आपको खुद ही समझ में आ जानी चाहिए। ये सब यानी हैरानगी मुझे ये है। रफी साहब कह रहे हैं कि बस कर दो।
अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम शाह जी। भाई आप लोगों की जो है ना तस्वीरें तो सामने लगी हुई नजर आ रही है, लेकिन आवाज कोई नहीं आ रहा है मुझे। सर वो आप अपना अंटीना, अच्छा सर भी नहीं बोल रहे हैं? नहीं सब बोल रहे हैं, आप अपना अंटीना सीधा करें, वो दरमियान वाला। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, आवाज आप लोगों को भी नहीं आ रही है? नहीं सबको सर आ हम तो रही है। आपकी अजान की वजह से चुप हुए हुए हैं। हाँ। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये सर जरा सर को कंफर्म कर दें उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा जो है वो है सिकंदर। यस सर, एक भी नहीं, चार चार। जिस पे नहीं, वो तो खैर सर आपने लगाया हुआ है, वो तो यानी ऑब्वियसली वो आपकी चॉइस, आपकी मोहब्बत, तो उस पे तो हम एतराज नहीं कर सकते। यानी मोहब्बत मुझे नहीं सर, लव। अब ये बस सिर्फ पूछना था कि ये पहली मोहब्बत है कि इंजीनियर साहब पहली मोहब्बत है? सर दोनों की दिल में अलग अलग जगह है। टफ कंपटीशन है सर। नहीं ये यार ये काम तो ना कर, एक टाइम पे तो दो कश्तियों का सवार तो ना बनना यार, ये गलत बात है। सर हम मुसलमान हैं। सर वैसे बात बताऊं तो जो इंजीनियर है वो भी इमरान खान का फॉलोअर है कौन? और वोटर भी है इंजीनियर। अच्छा मुसलमान। सर जी बात सुने, जी जी। मुसलमान है हम, एक वक्त में चार चार कश्तियों पे सवार हो सकते हैं। तो उसको इतने तो लेवरेज दे, कम से कम दो में सवार हो जाए। हाँ चलें सर बात। और जवेद साहब, आपने एंटीना ठीक करने कहा था, मेरे हाथ से उन्होंने उखाड़ दिया है, अब आवाज ही नहीं आ रही। मेरा ख्याल है तू समझ गया मैं किस एंटीना की बात कर रहा था। बेशक। मैं जीएचक्यू में नहीं हूँ लेकिन समझता सारा कुछ हूँ। देखिए फिर अब ये तो फिर तरबियत का नतीजा है ना फिर वो, यानी कि बिल्कुल सर, आपके ज़ेरे साया यही कुछ हम सीख रहे हैं। नहीं सर, मेरे ज़ेरे साया नहीं सर, मेरे ज़ेरे साया नहीं सर, कैसी ये मेरे ज़ेरे साया होता तो फिर बात ही क्या थी। ये यानी फिर ये इतना चालाक और होशियार ना होता अगर ये मेरे ज़ेरे साया होता तो। यानी कि आपका मतलब सर फिर हम एंटीना की बात ना करते, फिर हम यूएसबी की बात करते। सर तो आप इसको ले लेना अपने ज़ेरे साया सर। नहीं सर, ये बड़े सर का साया कमजोर हो जाएगा। ये बड़े लोग हैं सर, ये यानी ये हम जैसे छोटे लोगों की उस पे कहाँ जो है तो। सर अब मतलब आप इंजीनियर साहब के साथ अगर करेंगे तो। हाँ अब मैं देखे, मैं वो टक्कर तो नहीं ले सकता ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोनों मायानाज आलमी पाए की शख्सियात हैं दोनों माशाल्लाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन ज्यादा हैरानगी जो है ना मुझे वो उस्मान के उस पे है। उस्मान ने बताया नहीं हमें अभी तक कि क्या हुआ क्या। अच्छा, आई गेस यहाँ तक बात जो है वो लास्ट टाइम पहुंच चुकी थी हमारी। यस सर। हाउ LBO इज डन। यस सर। और आज हम कोशिश करेंगे कि छोटा सा एक क्विज भी कर लेंगे। अच्छा, तो पहली स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज है, बल्कि नहीं, स्टेजेस पे तो बात हो गई थी कि पहले आप कैश रेज करेंगे और मैनेजमेंट इंसेंटिव स्कीम्स डिवाइस करेंगे, फिर उसके बाद आपने स्पॉन्सर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, उसके बाद फिर आप कंपनी की हालत को ठीक करेंगे और
चौथी में ये है कि आप उसको दोबारा प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी की तरफ जो है दोबारा वापस ले जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे? ये है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं सर, नहीं सर, हुई भी है सर, हुई भी है, स्क्रीन शेयर हुई भी है। मुझे नहीं शो हो रही। मुझे भी हो नहीं रही है शो सर, हो रही है सर। चलिए, हो रही है सर। नहीं अभी नहीं हो रही सर। बाज केसेस में इस तरह होता है कि अच्छा ठीक है, ठीक है, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। हौसला रखें सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सबको हो जानी चाहिए वैसे। बिल्कुल सर हो रही है। नहीं सर, अभी भी नहीं हो शो रही है सर। सर नहीं हो रही। ये अब जरा देखें, अब हुई है, अभी भी नहीं हुई। हो रही है सर, हो रही है। हो रही है। सर, यहाँ से कमजोर है। हो रही है सर, हो रही है, हो रही है। यार वो अब कमजोरी तो हो जाती है ना फिर, अब तो वो पहले नहीं हो ही। रही सर, हमें नहीं शो हो रही। अच्छा, इस यार तरह आपका इंटरनेट कमजोर है। नहीं, नेट लगाओ, नेट सही लगा हुआ है। अनज्वाइन करके दोबारा रीज्वाइन करें, जी सर। रीज्वाइन करें जिसको नहीं हो रही है। सर ये जो पीछे स्टेजेस थी सर, हाँ हाँ, सर इसको गोइंग पब्लिक भी कह सकते हैं ना सर? क्या कर सकते हैं? गोइंग पब्लिक भी कह सकते हैं ना सर इसको? कौन सी वाली को? सर ये जो सी स्टेजेस हैं, मतलब पहले आपने उसको प्राइवेट किया है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा काम शाम करके उसको बेहतर कंपनी बना के फिर उसको पब्लिक कर कह दिया सर। सकते हैं आप, इस सेकंड स्टेज को आप कह सकते हैं। सर जो ऑर्गेनाइजिंग स्पॉन्सर ग्रुप्स है ना, सर सर तो यहाँ ये लिखा हुआ भी है, टेक्स द कंपनी प्राइवेट। सर सर तो ये वाली स्टेज जो है वो आप लिख सकते हैं कि भाई इसमें कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी से कन्वर्जन हो रही है इसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। सर जी सर, अब शो होगी स्क्रीन। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। सर वो जो गोइंग पब्लिक होगा, मतलब प्राइवेट से दोबारा पब्लिक में कन्वर्ट होने में, उस स्टेज वो कौन सी स्टेज होगी सर? प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होने की ये जी फोर्थ सर। है, बिल्कुल लास्ट स्टेज है, रिवर्स एलबीओ जो है। सही है सर। अच्छा, एसेट परचेजेस में, बल्कि मुझे ये याद आ रहा है कि शायद हमने इस पर भी बात की थी, चलिए दोबारा देख लेते हैं। एसेट परचेज में क्या है कि सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड ट्रांजैक्शंस, अलाउज selection or rejection of assets and liabilities, leads directly to price allocation and stepped up asset value that are part of the tax and accounting aspects of the transactions. एक मिनट मुझे ये, बल्कि हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने कहा कि हुई हुई है स्टार्ट या नहीं हुई हुई है, रिकॉर्डिंग जो थी वो स्टार्ट हुई हुई थी। अच्छा, तो allows selection or rejection of the assets and liabilities, leads directly to price allocation and stepped up asset value that are part of the tax and accounting aspects of the transaction. अब इसमें जो मेन जो वो है, जो सिचुएशन में जो बात है वो ये है कि मसलन जब आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश देते हैं, तो अब क्योंकि वो कैश की सूरत में पे किया जा रहा है, तो वो उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज हाई होती है, उस पर टैक्सेशन डबल होती है। और जब आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं स्टॉक या शेयर की फॉर्म में, तो स्टॉक या शेयर की फॉर्म में डिविडेंड देने की वजह से होता क्या है कि जिस वक्त तक वो शेयर को बेचेगा नहीं, उस वक्त तक उसके ऊपर जो है वो टैक्स लागू नहीं होगा। और रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो लास्ट टाइम आई चेक्ड कि अगर आप साल के बाद डिविडेंड में हासिल करदा शेयर
जो कि मुफ्त में आपको मिला है, मार्केट में आप ले जाके बेचेंगे तो उस पे 1 साल के बाद 0% टैक्स था, और साल तक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो मेरा ख्याल है 3% उसके ऊपर था। अब लेटेस्ट सिचुएशन मुझे नहीं पता। सर जैन जो है वो अगर सिचुएशन को क्लियर करना चाहें, या उनको अगर उनके नॉलेज में कोई हो तो आजकल क्या चल रहा है, स्टॉक डिविडेंड के ऊपर टैक्स की परसेंटेज क्या चल रही है? सर यूके में जो है वो तो इंडिविजुअल्स के लिए डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इनकम उनके बैंड्स हैं, उसमें 7.5 है, 32.5 है और 38.1% है। ये मुझे यूके का टैक्स पता है, तो मैं तो सारे उसी के रेट्स पता है, पाकिस्तान का मुझे नहीं। क्योंकि 2000 और ये नॉलेज जो है ना मेरी, ये तकरीबन कोई 1.5 साल पुरानी है। 2018 तक तो मुझे कंफर्म है कि 2018 तक सिचुएशन इस तरह थी कि अगर आप साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ना था, अगर डिविडेंड पे करते हैं कैश की सूरत में तो वो 10% टैक्स उसके ऊपर लगता था। और यानी एक तो हाफ है, रेट ऑफ टैक्स आधा है अगर साल के अंदर अंदर भी बेचें तो। 1 साल से लेके 3 साल तक अगर आप बेचते थे तो फिर 2.5% था, मजीद कम हो जाता था। और 3 साल के बाद अगर आप बेचते थे और पैसे हासिल करते थे तो आपके ऊपर रेट ऑफ टैक्स जो था वो 0% था 3 साल के बाद। सर यूके में भी ऐसे ही है कि अगर आपकी जो डिविडेंड इनकम के जो पहले 2000 पाउंड हैं वो 0% पे टैक्स होते हैं, उसके बाद अगर आप बेसिक रेट बैंड में फॉल करते हो तो 7.5% है, अगर आप हायर रेट बैंड में फॉल करते हो तो 32.5% एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहरहाल जब ये गवर्नमेंट आई तो ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट टैक्सेशन लॉज में, और टैक्सेशन लॉज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, हर 4 से 6 महीने के बाद, क्योंकि कोई ना कोई लूप होल ऐसा रह जाता है जिसको कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहां से आपने टैक्स का कोई नया तरीका निकालना होता है कि वहां से कोई ना कोई सेक्टर या कोई पार्टी ऐसी होगी जिनके ऊपर जो है वो आप टैक्स अलहदा से नया जो है वो आप लगाएंगे। कहीं भी आपको टैक्स छोड़ना होता है क्योंकि बजट में उसका फैसला हुआ होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने बजट में फिर जब वो फैसला कर भी लेते हैं ना तो उसके बाद भी फिर उसके ऊपर बहस होती है। तो बहस में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें लेट गो करनी पड़ती हैं, कहीं रोला डाल दिया, जैसे सरकारी मुलाजमीन ने कि भाई हमारी तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उमर रहे हैं हम, और वगैरह वगैरह जो भी। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को अपना ये जो इनिशिएटिव था कि भाई अगर हम इस दफ़ा जो है वो तनख्वाहों में इजाफा नहीं देंगे, और अगर गवर्नमेंट को देना पड़ जाता है कि यार प्रेशर बहुत है, ऑब्वियसली वो है सियासी हुकूमत है, तो फिर इसको लोगों की बात तो फिर ये है कि सुननी पड़ती है। तो भाई अगर हमने कर दिया सपोज, तो अब ये तो जो मैंने रेवेन्यूज कट करके रखे हुए थे वो तो अब मुझे रिलीज करने पड़ेंगे। अब जब रिलीज करूंगा तो फिर मुझे ऑब्वियसली बजट है, वैल्यूज मैंने लगाई हुई हैं, उसके हिसाब से मैंने एक्सपेंडिचर्स अपने मेंटेन किए हुए हैं, तो मुझे फिर कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ और कहीं छूट जहाँ दी हुई थी वहां पे वो छूट खत्म करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दी हुई थी तो जरा कम करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की चेंजेस होती रहती। अब उस केस में यानी जब ये लोग आए, सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं अभी फिलहाल नहीं कर। अच्छा ठीक है, ये अब हो रही है। मेरे को नजर नहीं आ रही ना। अच्छा तो इधर माइक में। अच्छा तो वो जब ये लोग आए तो ऑब्वियसली टैक्स की एडजस्टमेंट्स और चेंजेस वगैरह इन लोगों ने भी की। उसमें फिर ये रूल जो था ये ज़रा इन्होंने चेंज किया कि नहीं, अब से इस तरह है कि 1 साल के अंदर अंदर तक जो है वो 5%,
और या 2.5%, और 1 साल के बाद तो बिल्कुल 0। अब आप किसी चीज़ को प्रमोट भी करना चाह रहे हो तो तब भी इस तरह होता है कि आप चीज़ों पे रिलैक्सेशन डाल देते हैं या नहीं डालते हैं। मसलन जब अहले गंजा की हुकूमत आई थी तो उन्होंने स्टॉक मार्केट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई जितने भी कैपिटल गेन्स हैं, कैपिटल गेन्स उन्होंने माफ़ कर दिए, और डिविडेंड के ऊपर जो है वो उन्होंने टैक्सेशन जो है वो ज़्यादा कर दी। तो अब इसका मतलब है कि आप खुद लोगों को ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जाएं, प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से जो गेन हो रहा है उस गेन के ऊपर उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। कुछ अरसे बाद, कुछ साल 1.5-2 उन्होंने ये चीज़ रखी इस तरह, उसके बाद उन्होंने वो चीज़ रिवर्स कर दी कि नहीं यार, अब से जो है वो कैपिटल गेन जो है वो हम लगाएंगे। तो जो भी शेयर्स आपने मार्केट में ख़रीदे हैं तो वो फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर सिचुएशन रिवर्स की बाद में कुछ अरसे बाद कि कैपिटल गेन्स पे फिर छूट दी उन्होंने। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो होती रहती हैं। तो जो लास्ट टाइम आई चेक तो उस वक्त ये कोई 1 साल के अंदर और 1 साल के बाद वाली सिचुएशन थी जो करंट गवर्नमेंट ने चेंज की थी। लेटेस्ट जो होगी वो फिर खैर कोई टैक्स का कोई बंदा अगर आपका कोई जानने वाला हो, या मैं भी देख लूंगा, अगर मुझे कुछ मिल सका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, अच्छा। तो बात जो है वो हो रही ये थी कि, या ये सारी बात जो मैंने की वो इस वजह से की, जो कि फैल बहुत ज़्यादा गई, कि ये जो टैक्स और अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन है ना, वो उसमें ये है कि जब आप शेयर बाय बैक करते हैं, अब ये शेयर बाय बैक यानी जो जो नीचे वाली सिचुएशन है ये शेयर बाय बैक की है, ऊपर की जो सिचुएशन है वो एसेट परचेज की है। तो अब एसेट परचेज में जब आप एसेट्स खरीदेंगे, शेयर्स आप खरीद नहीं रहे हैं और वैल्यू आप उनको पे कर रहे हैं, तो डिविडेंड की एक सूरत जो कि शेयर होल्डर्स को देना है वो तो सीधा सीधा कैश पे करते हैं आप। डिविडेंड की दूसरी सिचुएशन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर दे दें, स्टॉक डिविडेंड दे दें। डिविडेंड देने की तीसरी सूरत जो है वो ये स्टॉक रीपरचेज भी है। आप अगले बंदे तक कैश ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये भी डिविडेंड पे करने की, जो स्टॉक बाय बैक होगा जिससे आपने शेयर वापस खरीदा है और जो उसके ऊपर पैसे आपने उसको पे किए हैं, क्योंकि जो एफबीआर है, एफबीआर डायरेक्टली चलता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। जिस वक्त तक आपके पास पैसे नहीं आए होंगे उस वक्त तक आपके ऊपर टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता है। इसीलिए शेयर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता, शेयर्स के ऊपर टैक्स। और जब आप उन शेयर्स को बेचने के लिए जाते हैं तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो अब ये शेयर बायबैक वाली सिचुएशन में टैक्सेशन इन्वॉल्व हो सकती है डायरेक्टली, क्योंकि वो डिविडेंड के जुमरे में आती है। और जब एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज़ जो है वो उसकी एडजस्टमेंट या वो कट की जा सकती है। तो इसलिए इन्होंने 2-3 ये जो पॉइंट्स जो बयान किए कि एक तो सूटेबल है फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो बड़ी ना हो, उसका स्कोप और उसका लेवल ज़्यादा इतना बड़ा ना हो, तो बेहतर है कि एसेट्स के थ्रू ही कंपनी परचेज कर ली जाए। और इसकी हमने 3 इसके मेथड्स जो थे वो हमने देखे भी थे जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। एक जो है वो बुक वैल्यू था, एक मार्केट या रियलाइजेबल वैल्यू था, और एक रिप्लेसमेंट वैल्यू था। तो उनमें से किसी या आप इसकी एवरेज भी ले सकते हैं, या मजीद भी कोई बेहतर आपकी नज़र में कोई तो आप उसको भी यूज़ करते हुए आप बिजनेस परचेज कर सकते हैं।
जहां पे बात होगी जरा, या वहां पे भी सूटेबल है ये, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अगर लेकिन वो जरा थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो जाएगी। सॉरी, कैश फ्लोज को बेस बनाते हुए अगर हम कंपनी जो है वो परचेज करना चाहें तो तब भी ये काम हो सकता है। स्टॉक परचेज में क्या है कि इन स्टॉक परचेज द टारगेट शेयर होल्डर्स सिंपली सेल देयर स्टॉक and all their interest in the target corporation to the buying group, and then the two firms may be merged. This method cannot be used if one or more minority shareholders refuse to sell. Minority shareholders क्या होते हैं? गयास? सर अगर एक्विजिशन की तरफ कंपनी जाती है या मर्जर की तरफ तो 51% शेयर होल्डर अगर एग्री हो जाते हैं शेयर अपने सेल करने के लिए, तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो उनको माइनस शेयर कर। मुझे बात कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुई सर अगर ज्यादा तेज वाले शेयर होल्डर करने के लिए जाएंगे, बिलाल करने के लिए जाएंगे, अगर कम बचते हैं, कुछ साथ क्लास फेलो बैठा हुआ है तो कुछ साथ क्लास फेलो होती रहेगी। जी बिलाल, जी बिलाल, जी सर, जी सर, जी सर, बिलाल बिलाल जी सर, बिलाल सर सर। अच्छा यार, मैंने पूछना ये है कि अगर ये जो शेयर्स वाली जो हमने बात की है, इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? कह रहे हैं ना कि स्टॉक परचेज वाला मेथड फॉलो ही नहीं किया जा सकता अगर one or more groups of minority shareholders refuse to सर सवाल क्या पूछा आपने? जनू आपकी एक्चुअली कुछ आवाज गूंज सी रही है, समझ नहीं आ रही। ये जिसको अंडरलाइन सवाल है मेरा कि ये सर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की पूछ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल वही पूछा। वो इतनी देर तो पूरा था। सर ये जब सर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आपकी मतलब कोई डिसीजन लेते हैं और जो सर उन्हीं के ऊपर मेजॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर डिसीजन लिया जाता है उनकी बात पे, और जो रिमेनिंग सर जो बच जाते हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया हुआ है। ये जो पढ़ाया हुआ होता है तो आप झाड़ू फेर देते हैं। सर माइनॉरिटी शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिनको जो है ना वोट देने का उनके पास कोई पावर नहीं होता। काइंडली ऐड कर दें। 80% शेयर कंपनी का हम बाय कर लेते हैं तो जो 20% रिमेनिंग रह जाएंगे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी। 80% अगर शेयर होल्डिंग किसी एक कंपनी की आप बाय कर लेते हैं, मैं कंपनी जो रिमेनिंग स्टेज है जो आपने की है उसको हम माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। जी सर, ख्याल है ये गलत है। ये सर ने आपने वैसे 51% पर आपने 80% बताया। जावेद साहब, मैं सर ये कह रहा था कि व्हाट आई थिंक 50% अगर एक के पास 51 है तो दूसरी जो पार्टी है वो फिर माइनॉरिटी में ही आ जाते हैं ना, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर और माइनॉरिटी एक दूसरे का ऑपोजिट है। हाँ वही बात हो। लेकिन जावेद भाई दूसरे के पास मतलब सारे शेयर नहीं यार, 51% इज मतलब वन इंडिविजुअल या वन कंपनी या वन इदारा।
वो चाहे वो इवन एक बंदा भी हो तो वो माइनॉरिटी नहीं आएगा भाई। अगर वो एक बंदा है या बहुत ज्यादा बंदे हैं, दे विल कम इन माइनॉरिटी। जी बिल्कुल ऐसी है, जी बिल्कुल ऐसी है। सिंपली पुट वो शेयर होल्डर। सर ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ाया था, तब आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का लिखा था कि अगर एक कंपनी का आप बाय कर लेते हैं तो 20% रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपकी आएंगे। वैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपके 51% शेयर अगर हम होल्ड करें तो 49% वो माइनॉरिटी हो जाएगी, फिर होल्डिंग में आएगा। एग्जांपल के तौर पे शायद ऐसे सर ने कहा नहीं सर, आपने मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में जब बात करी तब आपने मर्जर और कंसोलिडेशन में आपने लिखवाया भी था कि अगर लेट्स सपोज माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग आपने लिखवाया था कि अगर हम एक 80% शेयर बाय कर लेते जो 20% रिमेनिंग रह जाएंगे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी। हाँ ठीक है, यानी बात वही हो रही है। सिर्फ जो मैं रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि देखें रेफरेंस जो है वो ज़रूरी होता है, आपको पता ही है। तो रेफरेंस के तौर पे क्यों 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 सिकंदर सिकंदर लेफ्ट कर गया सर एक्चुअली आवाज छोड़ के नहीं सर, इको बहुत ज्यादा सर आवाज में। इधर ही है सर। मेरा ख्याल है कि जावेद साहब ने 2 शायद डिवाइसेस से एट अ टाइम ज्वाइन किया हुआ है, तो वो जैसे ही माइक वो इको शुरू हो जाती है। नहीं सर, मैं एक ही डिवाइस पे हूँ, मैं दूसरी डिवाइस पे नहीं हूँ, क्योंकि ये इशू बस आपकी तरफ से आ रहा है। सर मेरा ख्याल है शायद मेरी हैंड्स फ्री में कोई मसला होगा, मैं हैंड्स फ्री चेंज कर लेता हूँ। ठीक हो गया क्योंकि हैंड्स फ्री ही का ही रोला हो सकता है। सर आपकी वॉइस भी डबल होकर आ रही है। हाँ वो हैंड्स फ्री का रोला होगा, मैं चेंज करता हूँ। सर अब बताइएगा, अभी ठीक है? अब ठीक है। नहीं है अभी भी ठीक। अच्छा ठीक। सर जूम पे ठीक है क्लास में। सर हर एक की आवाज सर जूम पे लें। जी जूम पे उस्मान लेते हैं आपकी वो क्लास, तो इसमें बाकी सबकी तो आवाज ठीक आ रही है। सर ऐसा लग रहा है सर आपकी वॉइस भी डबल होकर आ रही है। आधी हो जाएगी क्लास का। सर असल में पता है कि सब ठीक है, जब आपने क्वेश्चन पूछा उसके बाद ऐसा हमने लगा सर फ्री वाली चीज चलें आप ये जो सारा मसला जावेद साहब का है। अब आप अगर सारे बोलें तो आप में से किसी की आवाज एको नहीं करेगी। सर मेरी ठीक आ रही है? भाई जो है ना शरारती हैं बहुत बड़े। हाँ आप देखें ना, सबकी आवाज ठीक आ रही है। सर जावेद भाई को कहें कि वो दोबारा रिज्वाइन कर लें। जावेद भाई नया फोन ले लें यार, गाड़ी को छोड़ें अभी, आप फोन चेंज करें। सर जावेद ये किसी ने सर बुलेट किया सर। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सर, हो सकता है कोई कॉल में मसला हो, क्योंकि मैंने अभी हैंड्स फ्री चेंज की। आई विल जॉइन दैट। जी सर। अभी ठीक आ रहा है सर, इनकी आवाज। अभी आवाज ठीक है वैसे? नहीं ज्वाइन करें। सर डबल आवाजें आ रही इनकी। एक तो उस्मान जो है ना, इसका मेन मकसद जिंदगी का सिर्फ परेशान रहना है। बिल्कुल सर, वो कुछ नहीं सर जूम पे ठीक रहती थी ना क्लास। जानू कभी चीजें चेंज भी करनी चाहिए सर यहाँ पे सबकी डबल आवाजें आ रही हैं। नहीं आपकी ठीक आ रही है। 2 दफा याद हो जाएगा लेक्चर आपको।
हाँ देखें उस्मान भाई, खड़े पानी में ना स्मेल, बदबू पैदा हो जाती है, तो आपको चेंज हमेशा चेंज इज ऑलवेज गुड। कांस्टेंट होता ही रहना। चेंज। अच्छा चलें, जिस वक्त तक वो हमें मिलता है। अच्छा चलें, मैं आ गया मिलेगा। अभी ठीक है सर। हाँ, वो चलो मेन जो है वो बस वो इशू उधर ही था ना। जब जावेद साहब ने सर भी ज्वाइन किया तो देखें अब वो उनकी आवाज़ भी एको नहीं हो रही और मामला ठीक भी हो गया। जी सर। बेहतर है सर, अभी सही है। मैं गायबाना तौर पे माफी मांगता हूँ। अच्छा अच्छा, तो नॉन यार जावेद भाई, आपने कंट्रोलिंग। जैन को डिस्टर्ब किया यार। ओ यार, ये तो मेरे से जुर्म हो गया। एक तो आपने जैन को भी डिस्टर्ब किया है, आज आप इसके भी मुजरिम करार पाए हैं। दूसरा, आपने उस्मान को परेशान किया है। उस्मान तो चलो मेरी इसका जान, इसका जवाब आपको अगले जान में देना पड़ेगा। सर उस्मान तो चलो मेरी जान है। ये वो जैन को जो मैंने तंग कर दिया, जैन को जो मैंने तंग कर दिया, इसका तो मैं कफारा नहीं अदा कर सकता। हाँ हाँ सर, ये देखें देखें, ये ध्यान रखा करें। एक तो अभी वो खाना खा रहा होगा, तो आपने उसको उसके खाने में आपने उसको डिस्टर्ब किया है, इतनी इतनी तकलीफ पहुंचाई है, उससे वो खाना भूल गया होगा। और एक ये जो उससे बड़ा जो जुल्म आपने किया, वो आपने उस्मान को परेशान किया। सर उसको तो जहनी अजियत दी है जावेद। जहनी अजियत दी है उसने, वो उसको उसको आपने कितने कितने अफसोस की बात। कोई सर वो दिक्कत भी नहीं। मुकदमा कर देगा। कुछ ही ना कर ले। उस्मान ने पहले कहा था, मैंने थोड़ी जहन ये सोना जेल रखा हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा अजियत नहीं मिली। अच्छा, तो खैर वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो एनी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग दैट यू डोंट ओन, बेशक वो 49% है, बेशक वो 20 है, बेशक वो 30 है, 40 है, जो भी है, जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आप ओन नहीं करते वो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है। और अगर दे रिफ्यूज टू सेल तो फिर ये स्टॉक परचेज वाला काम जो है वो नहीं हो सकता, फिर आप वो एसेट परचेज की तरफ ही जो है वो आप जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सर एक चीज पूछनी थी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने कहा थी नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग डू नॉट हैड, वो जो होंगे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में आता है। हाँ लेट्स जी सपोज हाँ अगर जी। हम एक कंपनी के 30% शेयर ऑन करते हैं, जो 70% रिमेनिंग क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में आएगा? हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे। पर अब अभी आप सर वो कह रहे थे ना कि द नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग यू नॉट हैड। चले, मैं इसमें फिर थोड़ी सी मजीद जो है ना वो एडजस्टमेंट कर देता हूँ। अदर देन 51। दी number of shares that you don't own in your subsidiary. If you are a majority shareholder in your subsidiary, the percentage or the number of shares that you don't own, उसको हम minority shareholder कहेंगे। क्योंकि सब्सिडरी के लिए हमने बात की हुई है कि जरूरी नहीं है कि वो 51% वाली ही कंडीशन पूरी हो रही हो। अगर कंट्रोल भी आपके पास है 45% के ऊपर, तो फिर भी वो आपकी सब्सिडरी कहलाएगी, क्योंकि कंट्रोल आप कर रहे हैं, और 55% जो है वो अनरिलेटेड है। ठीक हो गया। तो हमें फिर वो जो ठीक हो गया सर। वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी। सर मतलब वो शेयर होल्डिंग जिनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। हाँ, ज्यादा बेशक वो आपकी सब्सिडरी में आपके 55% भी शेयर्स हों, अगर आपके पास कंट्रोलिंग उसकी नहीं है तो। दोबारा से सर सब्सिडरी के अंदर अगर आपकी सब्सिडरी है एक सब्सिडरी कंपनी में, जब आपके पास मोर देन 50% नंबर ऑफ शेयर्स आप ओन करते हो तभी वो सब्सिडरी बनती है आपकी। यार ये डेफिनेशन हम इसको करेक्ट कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ मोर देन 50% की बात की गई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया, कंट्रोल का जिक्र भी कर दिया है। तो असल चीज जो है वो मोर देन 50% वाली नहीं है, असल चीज कंट्रोल का होना है। कंट्रोल का होना है। अगर मैनेजमेंट के हाथों में कंपनी और मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, तो फिर कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट के पास होगी ज्यादा। हाँ जी, जैसे अमेज़न के अंदर जो है सर वो हाली 11% जो है शेयर्स उसके हैं, जेफ बेजोस के। किसमें? सर अमेज़न। हाँ हाँ, हाई इंटरनेशनल चले गए सर जो जेफ बेजोस है सर उसके देखिए फिर लोग होल्डिंग है। तो है ना, फिर ये आप सब इस तरह तो ना करें ना। वो
वो आपने कभी वो सुना नहीं है, वो इंटरनेशनल नंबर ही बताते हैं उसकी, जो भी हदीस मुबारका होती है, तो ये जी इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं ये छोटे मोटे जी क्या कह रहे थे आप? सर मैं कहता जैसे अमेजोन की एग्जांपल ले लें तो उसमें भी जो उसका सीईओ है सर, जो यानी कि जिसके पास सारा कंट्रोल है सर, उसके जस्ट 11% शेयर होल्डिंग है उसके पास। 11% नहीं है, 10.6%। चलें 11.1%। आपने गूगल कर लिया? देखें फिर वो रेफरेंस के साथ उन्होंने वो आपको ना गलत साबित कर दिया, यानी यार सिकंदर दो बातें हैं इसमें। एक चीज तो ये है कि जेफ बेजोस जो है वो कंपनी नहीं है, जेफ बेजोस बंदा है, और उस एक बंदे के क्योंकि वो शुरू से चला हो ही रहा है, लोगों को उसके ऊपर एतमाद भी है कि ये ऑपरेशंस ठीक तरीके से रन कर सकता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर चूज किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर वो वजीर आजम, हेड ऑफ द स्टेट तो सदर हुआ ना, तो इसी तरह उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑपरेशंस को ठीक चलाने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चूज किया हुआ है उसको। अब वो ही हैपेंस टू ओन द एसेट्स एज वेल, और वो 10.6 हैं या 11 हैं जो भी हैं, तो वो एक अलहदा बात होगी। हम इस वक्त जिस जिस उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर ले, और उसमें जो है वो अगर ये भी हो सकता है कि 45% पे उसको वो ना मिले, कंट्रोल ना मिले, क्योंकि बाकी 55% जो हैं वो दे आर वेरी यानी क्लोजली रिलेटेड ऐसे शेयर होल्डर्स हैं हु टेक्स पार्ट इन दी मैनेजमेंट एक्टिविटीज एज वेल। तो अब ये आपकी सब्सिडरी नहीं बन सकती है क्योंकि 55% एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर वो 55% आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी ऑपरेशंस और इन दी मैनेजमेंट, और आपके पास अगर 50% शेयर्स नहीं भी हैं लेकिन करते धरते आप ही हैं, और कंपनी चला आप ही रहे हैं, और हायरिंग फायरिंग आप ही करते हैं, और मीटिंग्स आप ही कंडक्ट करते हैं, और डिसीजंस आप ही लेते हैं, तो फिर वो सब्सिडरी भी आपकी कहलाई जाएगी, ऑल्दो यू डोंट हैव दी 51% नॉर्मल रूल परसेंटेज के जिससे वो आपकी सब्सिडरी बन जाती होती है। तो इन दिस केस फिर हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग की भी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, जो कि जिसकी तरफ जो है वो बाबर ने तवज्जो दिलाई, और उसमें फिर ये है कि यानी ऑब्वियसली यानी बिकॉज वी डोंट हैव दी मेजॉरिटी नंबर्स, तो ऑल्दो we are in the minority yet we are controlling the company, और वो हमारी सब्सिडरी कहला रही है। तो इस केस में वो जो फिर अगेन वो है ना कि तो ज्यादा बेहतर अल्फाज फिर वो सर जैन ने जो यूज किए वो है कि परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो कि हम ओन नहीं करते अपनी सब्सिडरी में, तो उसको हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहेंगे, क्योंकि वो फिर रेगुलर वाली वो बात रहती नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह पे हमने 30% लिए हुए हैं और बाकी लोग जो है वो 70% हैं, तो हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर हुए, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ना हुए। सर फिर तो वो हमारी सब्सिडरी ना हुई ना, फिर तो वो सब्सिडरी ही ना हुई। यही मैंने कहा कि मुझसे ये गलती हो गई कि वो परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो कि हम अपनी सब्सिडरी में ओन नहीं करते, वो हमारे वो कहलाएंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। तो पहले सब्सिडरी होना जरूरी है, उसके बाद फिर देखेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स हम ओन नहीं करते तो उनके साथ क्या करें। होपफुली अब बात क्लियर होगी। यस सर। सारे खामोश हो गए। हम खामोश तबीयत के सर। जी सर क्लियर है सर। अच्छा, तो
इसमें फिर आपने जो पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पीपल आर लुकिंग फॉर कंपनीज हु आर नॉट डूइंग वेल, और उन कंपनीज को क्योंकि उनकी अब यहाँ पे जो बेहतर उनको एक शायद सिचुएशन जो है वो नज़र आए, वो ये है कि चीप एसेट्स उनके परचेज कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा, अभी मैं पूछने लगा था थोड़ी देर पहले कि शहजाद नहीं आया आज, तो वैल्यू जो है वो हमें ज़रा थोड़ी सी कम मिल जाएगी उसकी, क्योंकि द कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल। तो ये एक आर्गुमेंट या लॉजिक रखी जा सकती है कि यू विल इवेंचुअली गो आउट ऑफ बिजनेस, तो हम आपको बेहतर वैल्यू लगा रहे हैं और हम उनको कन्विंस कर लें कि वो हमें वो एसेट बेच दें, जबकि हम ये जानते हैं कि अगर इनको हमने ऑपरेशंस, थोड़ी सी ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी इनकी बेहतर की, तो यही एसेट्स जो हैं दे बाद में दे विल सेल हाई, और इससे फिर क्या होगा कि हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू आर्बिट्राज है या एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है जो कि एसेट्स के थ्रू हम अवेल कर सकते हैं। टारगेटिंग फर्म्स विद लो क्यू रेशो और market value divided by the assets value, and if I'm not wrong, though, we call this ratio a Tobin's Q ratio. ऐसा ही है सर जैन? Yes sir, Tobin's Q ratio इसका नाम है। और Tobin's Q जो है, एक मिनट, ये मुझे भी जरा थोड़ा सा कि इसका पर्पस या वो अच्छा, ये बेसिकली यानी अगर पहले तो ये देख लेते हैं कि यार ये लो टॉबिन्स क्यू रेशो क्यों जो है वो यूज कर रहे हैं। अगर एसेट की वैल्यू और मार्केट वैल्यू यानी डिनोमिनेटर कम होगा, आंसर इसका ज्यादा आएगा, और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो फिर इसकी वैल्यू जो होगी वो कम आएगी। इस सिचुएशन में जो यानी जो एसेट की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज्यादा हुई और मार्केट वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंगली ना हुई, जो इस वक्त जो उसकी वो शो हो रही है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यानी फिलहाल कंपनी के हालात अच्छे नहीं चल रहे, कंपनी के एसेट्स की वैसे कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मामलात क्योंकि इनके अच्छे नहीं हैं तो उस वजह से इनकी मार्केट वैल्यू एसेट्स की इतनी अच्छी नहीं चल रही। इनको हम करते हैं परचेज। लेट्स टर्न अराउंड द ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी, और फिर यही एसेट्स जो कि जिनकी वैल्यू अभी भी वैसे तो अच्छी है लेकिन मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं मिल रही, कुछ अरसे बाद ये मार्केट वैल्यू भी इनकी बेहतर हो जाएगी, तो हम उस वक्त इनको बेच के और जो प्रॉफिट जो है वो हम कमा सकते हैं। क्लियर है? यस सर, मतलब उसमें मतलब अगर आपके क्यू रेशो कम है तो इट इज एन इंडिकेशन कि शायद आपकी जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है, तो वो मतलब एक्वायरर्स के लिए एक टारगेट हो सकता है, एक अंडर वैल्यूड कंपनी। उस्मान समझाएगा। जी सर। ये हमने क्या बात क्या की है, कुछ समझा सकते हैं?
सर आपने एसिड मार्केट की वैल्यू की है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा कम होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा, तो तो जैन क्या तो अकॉर्डिंग टू तो फिर अकॉर्डिंग टू जैन भाई, तो उन्होंने कहा कि अगर क्यू रेशो हमारी भाई कम है तो फिर आपकी जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यू शो होगी। यार 1 मिनट के लिए सिर्फ एक्सक्यूज कीजिए। अच्छा, सॉरी, उस्मान कुछ एक्सप्लेन जी कर रहा सर। था, मैंने बीच में नहीं नहीं उस्मान को मैंने आवाज का गला घोंट दिया, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। जी उस्मान। सर, सर वो जो आप समझा रहे थे ना उस्मान एसिड और है, मार्केट सॉरी वैल्यू। क्या? नहीं सर नहीं, टीचर ऑलवेज राइट। अच्छा, जी जी। तो मार्केट और एसिड का बता रहे थे हाँ जी। कि डिनोमिनेटर में ना अगर हमारी जो मतलब कि जो जो कम होगी ना तो आपकी वैल्यू ज़्यादा शो होगी। मतलब कि मार्केट डिवाइडेड बाई एसेट हो जाए तो आपका एसेट अगर अच्छा कम है तो आपकी वैल्यू ज़्यादा शो होगी। अच्छा, फरहान। तो फरहान। 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 फरहान फरहान सर फरहान। सर सर सर, क्या कैसे हैं सर आप? सर ठीक अच्छा सर, ये डिस्कशन सुन रहे थे सर जो हमारी हो रही थी सर, वो। हो। नहीं सर, मैं नहीं सुन सका, ऑफिस में बैठा हूँ अभी भी। अच्छा, एक तो बस ये बैंकर्स की जो जिंदगी है वो ये बहुत मुश्किल है। तो हम बस सर। वैसे चलें फिर हम, आपने ज्वाइन किया हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम इस तरह करते हैं कि मिशेल से हमने आज तक सवाल नहीं पूछा कभी भी, तो मिशेल से पूछ लेते हैं कि ये क्या बात हुई है, ये क्यू रेशो क्या है, और ये हाई और लो वाली की जो बात उसने की, लो रेशो को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मिशेल नहीं है? बिलाल एक्सप्लेन करेंगे जी। सर थोड़े से और कुछ नाम लें, शायद कोई आ ही जाए। एहसन। सर मैंने जो एक्सप्लेन किया था सही नहीं था। सर ये नहीं, एहसान किसी मसले हैं। हो गया हुआ है। एहसन है नहीं है? नहीं है सर, वो नहीं है क्या आज क्लास में? अच्छा सर मैं तो जी, आप बताएं।
सर टॉपिक्स क्यू का वैसे फार्मूला है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू। आपने बताया अगर तो डिनोमिनेटर लेट्स सपोज कि एसेट की वैल्यू जो है हाई है और मार्केट में उसकी वैल्यू कम ट्रेड हो रही है, तो ये इसमें क्या होगा कि जो आपका क्यू रेशियो है वो लो आएगी। तो इसमें क्या क्या अंडर वैल्यूड होगी। इसमें क्या इन्वेस्टर के लिए है कि वो उसको अभी बाय कर ले, क्योंकि एक्चुअल में जो एसेट की वैल्यू ज्यादा है पर मार्केट में वो सस्ते में अगर मिल रहा है तो उसको बाय कर लेना चाहिए ताकि कल को बेचो प्रॉफिट कमा सकता है इसमें। ठीक है, उस्मान क्या बताया इन्होंने? जी सर। मैंने कहा कि क्या बताया इन्होंने? सर इन्होंने यही बताया था कि जो आपने बताया था कि कौन सा फॉर्मूला है टॉमस क्यू का जो है मार्केट वाले एसेट। अच्छा, सर आपने फिर इसमें अगर एसेट महंगा लें तो मार्केट वैल्यू अगर कम है तो यार एसेट क्यों खरीदना है तुमने यार, तुम शेयर्स खरीदोगे। यार ना कंफ्यूज करो उसको, बेचारा पहले ही जो है तो एक तो जवाब दे रहा होता है, आप उस बेचारे को और मजीद कंफ्यूज कर देते हैं। सर हम नहीं कहते करते सर। हाँ, कर रहा है एक्सप्लेन, उसको करने दो, एक तो शरीफ आदमी है, आप लोग क्यों तंग करते हैं उसको इतना। जी उस्मान, यार मैं जी सर। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने उसको मना कर दिया। जी, तो क्या होगी क्यू रेशो? सर ऐसे ये मार्केट वाले एसेट। ठीक है, और ये क्यों है? लो से क्या फायदा होगा या क्या पता क्या लग रहा है? तो सर ये इसके लिए कि इसके लिए इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, एसेट महंगा और मार्केट वैल्यू कम है। एसेट महंगा है और मार्केट वैल्यू कम है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। बिल्कुल सही है। तो वो परचेज कर लेगा और बाद में फिर ये है कि वो एसेट की जो एक्चुअल मार्केट वर्थ है फिर वो उसके ऊपर उसको बेच के और प्रॉफिट कमा लेगा। अच्छा, मसला जो है ना, जो जरा थोड़ा सा ये जो क्यू रेशो या टॉबिन्स क्यू रेशो के साथ वो इशू ये होता है कि ये वैल्यूज जो आपको मिलती हैं वो वैल्यूज हिस्टोरिकल होती हैं और आपने उसकी बेस पे यानी लेटेस्ट डाटा आपको अवेलेबल मिलता नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज ही रिलीज करती हैं और कंपनीज मैक्सिमम भी तो वो क्वार्टरली डाटा जो है वो इशू करेंगी, जो कि ज़रा भी थोड़ी सी बात पास्ट की ही होती है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन जो है वो लेना भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डाटा जो हमें अवेलेबल होता है वो ज़रा थोड़ा सा पास्ट रिलेटेड होता है और डिसीजन जो हमने लेनी होती है वो करंटली या फ्यूचर की उसमें लेनी है, तो डाटा वो उसके साथ करस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जो डिसीजन टाइम है, डिसीजन टाइम के साथ जो डाटा अवेलेबिलिटी टाइम है वो ज़रा करस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ ट्रिकी हो जाती है कि अगर हम इसको बेस बना रहे हैं तो इसके अलावा भी फिर हमें बाकी भी जो बाकी भी जो और जो मेजर्स हैं या और जो वेरिएबल्स हैं उनको भी जहन में रखना होगा अगर हमने डिसीजन लेनी है तो। अब नीचे फिर ये है कि जी अनलॉकिंग दी वैल्यू थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग, जो हमने बात पहले से की हुई है कि आपने ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी रिवाइज की। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट, इम्प्रूव्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, इम्प्रूविंग ऑपरेशंस टू इंक्रीज कैश फ्लोज। अब मेरा जो सवाल है यहाँ पे, यानी आप दोनों तरफ काम करेंगे, आपने बैलेंस शीट भी इम्प्रूव करनी है और आपने ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग से आपने इनकम स्टेटमेंट भी इम्प्रूव करनी है ताकि प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज बेहतर हों और फिर हम उसकी मदद से बिजनेस कैश जनरेट करना शुरू करें, प्रॉफिट्स अच्छे नजर आना शुरू हों और हम कल इसको दोबारा वापस पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करके और इसकी अच्छी वैल्यू हासिल कर सकें। मेरा जो सवाल है जावेद साहब से वो ये है कि हमने तो उधार लेके और कंपनी बनाई है और लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि इट कैन गो अप टू 90 and 10, कि खाली 10% इक्विटी होगी और 90% उधार होगा।
और हमने ये भी पढ़ा कि जो मेजॉरिटी जो एलबीओज हैं दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 years और समथिंग, 2 से 2.5 साल है। 24 महीने थे या पता नहीं कितने थे, 23 महीने थे, कुछ इस तरह की कोई उन्होंने लास्ट टाइम जो है वो हमने तो 24 महीनों में ऐसी क्या सिचुएशन हो जाएगी, या 2.5 साल कर लें, कि उसमें ऐसा क्या कारनामा आप करेंगे कि इम्प्रूव्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि उसमें ये डेट और इक्विटी की जो परसेंटेज है ये आप रिवाइज कर पाएंगे? ऐसा क्या होगा, या ये कैसे करेंगे आप रिवाइज इसको? तो अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाकर। शेयर की वैल्यू तो आप तो पब्लिक गए हुए हैं, तो पब्लिक में तो वैसे भी कोई एक्टिव आपकी सेकंड हैंड मार्केट तो है नहीं कि आपकी शेयर की वैल्यू ऊपर जा रही हो। सर लेकिन हम तो पब्लिक से प्राइवेट कर दी ना हमने तो कंपनी। जी सर। हाँ जी। जावेद साहब हैं? नहीं है? हैं तो सही सर, पर अच्छा, माजिद है? माजिद भी नहीं है। वासिफ? यस सर। अच्छा, आप हैं? जी सर। जी, मिस्टर लियोनल मेसी, आप हमें बता सकते हैं कि जो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है, फर्स्ट बार फाइनेंशियल ऑफ द बैलेंस शीट? नो आइडिया सर। खूबसूरत जवाब दिया आपने कहा कि गल ही मुका दे। जिस चीज का सर पता ही नहीं है बंदा उधर ही बोल दे। क्या बात है सर, ये एक आर्ट है। थैंक यू सर। सर आवाज फिर से सर इको आ रही है। अच्छा, जी वैसे आप बताएंगे? सर मेरे जहन में तो यही है कि आप अपने बिजनेस को जब आप बात कर रहे हैं कि आप अपनी बैलेंस शीट भी इम्प्रूव करेंगे और अपनी इनकम स्टेटमेंट को भी इम्प्रूव करेंगे, जब आपके ऑपरेशन आपकी कैश फ्लो जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगी तो आप अपना डेट को जो है वो रिटर्न कर सकेंगे। सर आपका क्वेश्चन क्या है सर? सर ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी बैलेंस शीट की? बैलेंस शीट की फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी? मतलब किस सिचुएशन में पूछ रहे हैं सर? सॉरी, मैं थोड़ा सा वो गया था कमरे में। कोई मसला नहीं सर, वो अभी करते हैं डिस्कस। सर जैन, इसमें कॉस्ट रिडक्शन आ सकती है जी सर। मैंने कहा ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट। सर उस मतलब कैपिटल वो रिस्ट्रक्चरिंग तो आप यही करेंगे कि आप पहले जो है वो अपना डेट कम करना शुरू करेंगे, लोगों को इंटरनली शेयर्स वगैरह देके, कि मतलब आप अपने ही इक्विटी वगैरह रेज करेंगे इंटरनली, और फिर जो है मतलब ऑब्वियसली आप वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वगैरह एनहांस करेंगे, तो उससे आप पहले जो है वो इंटरनली इक्विटी रेज करेंगे और उससे जो वो डेट है उसको रीपे करेंगे आप, और फिर वो जो आप इक्विटी जो अपने शेयर्स इशू किए हुए होंगे फिर उसको पब्लिक कर देंगे, मार्केट में इशू कर देंगे। एक दूसरा पॉइंट एक ये भी मेरे जहन में आ रहा था कि जो लो टॉबिन क्यू है, लो टॉबिन क्यू ये कहता है आपको कि आपकी जो फर्म रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ योर फर्म एसेट जो है आपके जो उसकी मार्केट वैल्यू है, शेयर प्राइस है, उससे मतलब फर्म की मार्केट वैल्यू से जो है वो ज्यादा है, तो हाई टॉबिन्स क्यू में भी इसका वाइस वर्सा होगा। सर मेरे ख्याल में इसका एक ही हल आया कि मतलब वो जो लास्ट टाइम भी जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने कहा था कि मैनेजमेंट को चेंज करके सर रीस्ट्रक्चरिंग तब फिर बैलेंस शीट की हो जाएगी ना जब आपकी शेयर प्राइस जो है वो ज्यादा होगी और आपके एसेट्स की जो फर्म प्राइस होगी वो कम होगी, तो आप एसेट्स जो हैं वो ज्यादा परचेज करेंगे।
नहीं, हमने तो यार ऑलरेडी डेट में ही, मतलब पहले ही डेट में पड़े हुए हैं, तो वो और तो उसके बाद फिर और भी है ना, जब आप एसेट परचेज करेंगे ज्यादा, फिर आप अपने ऑपरेशंस को भी बेहतर करेंगे और अपनी कैश फ्लोज को भी बेहतर करेंगे। सर मैं भी अब एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। जी सर, जी सर, क्यों नहीं, खूबसूरत बात तो होगी। सर ये कि हम फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे जब तक डेट मतलब कि एक हमारा ना एक कम ना हो जाए एक लेवल तक। प्राइवेट कंपनी हो चुकी हुई है ना, फिर तो वो सिस्टम ही फर्क हो गया। नहीं ऑलरेडी हम डेट में जा रहे हैं तो फिर तो जनाब हम ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी है ना, हम प्राइवेट प्राइवेट कंपनी के कंपनी बन चुके हैं मान। शेयर्स होते हैं अच्छा, मतलब। अब इसमें जो मल्टी फेसेटेड डिसीजन है, एक 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 वो नहीं है इसमें कोई एक चीज जो आप लोगों ने बात की, बिल्कुल वो भी सारी की सारी बजा और बिल्कुल ठीक। और ऑपरेशंस बेहतर करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी, रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और ये इंप्रूव करेंगे तो इक्विटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 1 जो कि सर मैम ने भी बात की और बाकियों ने भी जो बात की है। तो मतलब आप अपने ही सपोज या तो अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं, या जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनको बोल सकते हैं कि वो आप उनसे शेयर्स ले लें। आप अभी पब्लिक में तो इशू नहीं कर सकते, लेकिन आप जो इस तरह के फॉर एग्जांपल कुछ से कोई पेंशन फंड्स वगैरह हो गए, या कोई इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि वो डेट की बजाय जो है वो इसमें शेयर्स वगैरह ले लें। लोन कन्वर्जन की तरफ चले जाएं, ये दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है। मतलब पार्टनर्स बन जाए आप ये कह रहे हैं? हाँ, शेयर होल्डर्स बन जाएं हमारे। हाँ बिल्कुल, उस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें, डेट को जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट करवा दें। ये दूसरा काम है जो कि किया जा सकता है कि डेट जब इक्विटी में, यानी अगर हम इसको एक ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ब्रॉडर सेंस में बात ये होगी कि वो अपनी लायबिलिटीज रिड्यूस करें। लायबिलिटीज रिड्यूस दो तरीके से हो सकती हैं। लायबिलिटीज रिड्यूस करने का एक तो सिंपल तरीका, जो नॉर्मल तरीका है, वो ये है कि लायबिलिटीज पे बैक की जाए। लायबिलिटी पे ऑफ करने का दूसरा तरीका वो ये है कि अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हो कि आप पावर शेयरिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं और आप उनसे कहें कि यार हमने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप भी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अब अगर आपने उनके लोन को या जो भी उन्होंने उधार दिया हुआ है जिस फॉर्म में भी, उसको इक्विटी में जब आपने कन्वर्ट करवाया तो दे विल बिकम दी को शेयर होल्डर्स, और वो इक्विटी में आपके आ जाएंगे आपके। हाँ, अब इससे आपकी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो मुतासर हो सकती है। फिलहाल तो आप 10% ही हैं, लेकिन ये 10% ही बेसिकली 100% है। आपके अलावा तो और है ही कोई नहीं, बाकी तो सारे उधारिये हैं। उन उधार वालों को उनका उधार हम उनके मुंह पे मार देंगे जब भी अगर हमारे पास आप उनसे लोन ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी इक्विटी के अगेंस्ट वो लोन ले रहे हैं। हाँ, क्या आप उन्हें कहते हैं कि हम आपको अपनी कंपनी का 20% या 25% ऑफर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ योर इक्विटी और इन एक्सचेंज ऑफ योर कंपनी। अगर आप पावर शेयरिंग के लिए तैयार हैं कि यार चलो ठीक है, हमारे अलावा और भी लोग आ जाएं, कोई मसला नहीं है, सभी मिलके खा लेंगे, सबको ही फायदा होगा जब ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, बैलेंस शीट पोजीशन बेहतर होगी, मार्केट सिग्नल अच्छे जाएंगे। तो ऑल्दो के मार्केट इतनी बेवकूफ नहीं होती, वो भी उसने भी इंफॉर्मेशन पे जरा नजर रखी भी होती है, बट स्टिल कि हमारी बैलेंस शीट पोजीशन बेहतर हुई तो वो जो एक तो वो जो डेट क्रंच है उससे हम जरा थोड़े से वो बाहर निकल सकते हैं, और दूसरा ये है कि थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल जाए कि यार ये इंटरेस्ट की इतनी हैवी पेमेंट्स जो हमें करनी पड़ रही हैं, वो इंटरेस्ट की हैवी पेमेंट्स से भी जान छुड़वाई जा सके। तो अगर तो आप पावर शेयरिंग के लिए राजी हो सकते हैं, और राजी अगर आप हैं तो फिर ठीक है, आप ये काम भी कर सकते हैं कि दिस इज दी वन ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटजी। इसके लिए आपको अपने बिजनेस को पहले वैल्यू करना पड़ेगा ना, कि आप अपने बिजनेस को क्या वैल्यू लगाते हैं। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है जो कि एक और ये कि नंबर 1 हमने बात की कि अपने ऑपरेशंस को बेहतर करें कि वो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बेहतर करना शुरू करें ताकि इक्विटी इंप्रूव हो तो ऑब्वियसली जो बैलेंस शीट कंस्ट्रक्शन है, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है, बेहतर हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, लायबिलिटीज पे ऑफ करना शुरू करें, विच यू हैव टू ऑब्वियसली।
और नंबर 2 कि आप उन लायबिलिटीज को इक्विटी में कन्वर्ट करवा लें। अब अगर अगर ये LBO है तो एवरीवन वुड नो कि आपने अल्टीमेटली इसको रिवर्स करना है और आपने इसको पब्लिक में लेके जाना है, तो इसको आप बार्गेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार यानी अपनी इक्विटी को हायर वैल्यू, यानी एक अगर बॉन्ड किसी ने इशू किया हुआ है तो एक बॉन्ड के बदले में एक शेयर दूंगा, वर्सेस एक बॉन्ड के बदले में सिर्फ आधा शेयर मिलेगा, 2 बॉन्ड्स के बदले में एक शेयर दूंगा, क्योंकि कल ये इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट पे तुम्हें भी फायदा है। तो आपने अपने शेयर की वैल्यू को बेहतर करके और बढ़ा चढ़ा आपकी फर्म वैल्यू ज्यादा होगी तभी आप उसको ऑफर करेंगे ना, अपना 20% या 25% अगेंस्ट जो भी अमाउंट आप रख रहे हैं, उसके अगेंस्ट ही आप अपने बिजनेस को वैल्यू भी कर रहे हो। एग्जैक्टली। और फर्म जब रीवैल्यू करेंगे तो ये तीसरा काम है जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट की रीस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है और वो बेहतर शो हो सकती है। और वो ये है कि जब आपने अपने एसेट्स को रीवैल्यू किया, अब आपने टेक ओवर कर लिया है और अब आपने हिसाब किताब चलाना शुरू कर दिया है। अब वो जो एसेट्स आपने सस्ते लिए थे, जब आप उनको रीवैल्यू करेंगे अब वो मार्केट वैल्यू की वजह से वो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक और इक्विटी ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है और उसके बदले में लायबिलिटीज ऑटोमेटिक, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हैं। जी सर। अब अगर एसेट्स बढ़े हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो कांस्टेंट हैं तो इक्वेशन बराबर करने के लिए ऑब्वियसली इक्विटी बढ़ेगी। सपोज 100 एसेट्स थे, 30 की लायबिलिटीज थी और 70 की इक्विटी, नहीं थोड़ी सी हम इसको कम कर देते, 70 की लायबिलिटी 30 की 10 और 90 कर देते हैं। चले अब एसेट की वैल्यू जो है, अब एसेट की वैल्यू जो है वो सपोज 190 हो गई है, तो लायबिलिटीज तो 90 ही हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेंगी, उधार तो उधार है। तो इसका मतलब क्या है कि अब 190 है एसेट साइड पे, 100 है लायबिलिटीज और इक्विटी साइड पे, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इक्विटी ही इंक्रीज हो रही है। अब आपकी वो जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो कंपैरेटिवली पहले की बनिस्बत बेहतर हो गई है और हो जाएगी। 2.5 सालों में सर यही जादू हो सकता है, तो दूसरा तो कोई और तरीका नहीं है। हाँ जी, और भी हैं, और ऑब्वियसली तरीके और भी होंगे। जो काम ये करने वाले हैं वो जादू और करते होंगे तो तभी फिर जादू होता है कि वो पब्लिक में जब लेके जाते हैं तो फिर वैल्यू अच्छी मिलती है। तो वो इसी किस्म की में तो सर वो जाहिर सी बात, आप तभी पब्लिक में जाएंगे जब आपको पता है। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जरा इसमें फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में जो है वो हो सकती थी। तो अब टारगेट कंपनी में आप क्या क्या चीजें पहले से ही उसके ऊपर जब होमवर्क कर रहे होते हैं तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आप फोकस करके जाते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हिस्ट्री के ऊपर, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज टू सर्विस फाइनेंसिंग। सर्विस फाइनेंसिंग या डेट सर्विसिंग ये होगा कि जो उधार पे करने की सलाहियत इसमें है कि नहीं है, ताकि उसको भी बार्गेनिंग चिप के लिए जो है वो हम यूज करें। डेट सर्विसिंग या सर्विस फाइनेंसिंग बेसिकली बात जो है वो एक ही है। लो करंट डेट एंड हाई एक्सेस कैश, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है या नहीं है, रिस्क टॉलरेंट है या नहीं है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि, और मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट पेनिट्रेशन तो नहीं, मार्केट पोजीशनिंग इनकी क्या है। जिस किस्म की के बिजनेस में जा रहे हैं, कल पता लगे कि यार वो टेक्नोलॉजी ही हम सारी कंपनी वो ये करके बैठ जाएं और पता लगे कि यार वो टेक्नोलॉजिकली ऑब्सलीट है जो जिस चीज़ में हमने हाथ डाला है, और वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट का ही बेड़ा गर्क हो जाए। फिर ये जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स विद मॉडर्न कैपिटल है, टेक लो रिस्क बिजनेस लेयर ऑन रिस्की फाइनेंसिंग।
अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कंसिडर करेंगे जिस वक्त ऑब्वियसली कंपनी आप परचेज करना चाह रहे होंगे तो क्योंकि इसके अलावा फिर ऑब्वियसली बिल्कुल अगर बगैर सोचे समझे हाथ डालेंगे तो हाथ शायद सड़ जाए. LBO sponsors have equity funds raised from institutions like pensions and insurance companies. ये बात हम खैर पहले कर चुके हैं कि बैलेंस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ब्रिज लोन्स हैं, टर्म लोन्स हैं और रिवॉल्वर्स हैं. ये रिवॉल्वर वो पिस्तौल वाला रिवॉल्वर नहीं है. रिवॉल्विंग क्रेडिट पता है कि क्या होता है? रिवॉल्विंग क्रेडिट? नो सर. नहीं. अच्छा, रिवॉल्विंग क्रेडिट जो है वो ये चीज होगी कि मैंने आपसे लिया उधार. एक सूरत जो है जो उसकी हो सकती है वो ये है कि मैंने आपसे उधार लिया और उस उधार को मैंने सिचुएशन कुछ इस तरह की हुई कि यानी इट्स मोर ऑफ अ वो जो नहीं होती यार, सेट अमाउंट ऑफ मनी को ही एक्सेस कर सकते हैं. रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती है जैसे. तो इट्स मोर ऑफ अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी कि जितने पैसे चाहिए होंगे उतने पैसे तुम वो कर सकते हो. क्रेडिट कार्ड की तरह. क्रेडिट कार्ड सर, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वैसे. हाँ जी, क्रेडिट कार्ड भी तो ये है ना. हाँ जी. तो ये जरा वो जो है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है कि यार जितने पैसों की ज़रूरत होगी उतना जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और उतनी अमाउंट उसके अलावा, और जितनी अमाउंट ऑब्वियसली वो करेंगे इस्तेमाल करेंगे, इंटरेस्ट भी सिर्फ उतने उसके ऊपर ही पे करना पड़ेगा. और साथ में ये है कि अगर पैसों की ज़रूरत ना पड़ी तो हमारी बैलेंस शीट पे भी नहीं आएगा. तो सर क्रेडिट कार्ड भी तो ये फीचर है ना कि जब आपको जितना क्रेडिट जरूरत है आप ले लेते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट पे उतनी पे करनी पड़ती है और हाँ इंटरेस्ट भी आपको उसी पे करना पड़ता है. हाँ जी. तो क्रेडिट कार्ड तो वो हो गया ना यार, यानी फीचर्स और वो काइंड ऑफ वो मिलते जुलते ही हैं. इसके उससे ज़्यादा वो नहीं है, डिफरेंट नहीं है. जी जी सर. अच्छा, ब्रिज लोन्स जो हैं वो क्या है? आप वैसे जो नाम है उससे तो ये लगता है कि वो लोन जो कि गैप को ब्रिज करने के लिए लिए जाए, शॉर्ट टर्म लोन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अच्छा जी, बिल्कुल सही है. टेम्पररी लोन्स हैं और जो टेम्पररी शॉर्टेज हुई भी है सिर्फ उसको फुलफिल करने के लिए आप उधार जो है वो आप उठा लेंगे. बैंक्स कॉन्सेंट्रेट ऑन कोलेटरल ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे जो है ना वो आपको क्योंकि मुश्किल पेश आ सकती है, इसीलिए प्राइमरी आपका सोर्स जो है वो बैंक्स नहीं होंगे. क्योंकि बैंक्स अगर लोन देंगे तो बैंक्स ने, ये हमने बात लास्ट टाइम भी की थी शायद, कि कोलेटरल की ज़रूरत ऑब्वियसली उनको होगी. कोलेटरल के अलावा सिक्योरिटी रखे बगैर जो है वो उधार आपको देने के लिए तैयार नहीं होंगे. तो LBO स्पॉन्सर्स जो हैं वो उसमें जो काफ़ी हिस्सा है वो पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह की तरफ से आ रहा होगा, जो कि भी फिर आगे उसको मैनेज करने के लिए भी मदद देंगे LBO को. तो अब ये उनकी ज़रा थोड़ी सी रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी, पेंशन फंड्स की और इंश्योरेंस कंपनीज की. ये रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी और बाकी वो इस्टेब्लिश कंपनीज के अंदर भी जाके बैठते हैं, जाके हम जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है इसके ऊपर शुरू के चैप्टर्स में, कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उसका काफ़ी एक बेहतर उसका वो होता है
एक इन्वेस्टर होता है उसका। Banks concentrate on collateral of the company, cash flows, level of equity financing from the sponsors, coverage ratios, ability to repay. अभी हमने वो subordinated debts की भी last time बात की थी. Some have mezzanine funds as well that can be used for junior subordinated debt and preferred stock. ये प्रेफर्ड स्टॉक शायद होगा। सबऑर्डिनेटेड डेट क्या था, हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी? यानी जब हम उसमें वाइंडिंग अप में जाते हैं तो वाइंडिंग अप में ये होता है कि भाई इसका क्लेम पहला है, जैसे ये बैंक्स वाले जो उधार है, बैंक्स वालों का क्लेम पहला होगा क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन्स हैं, इनको पेमेंट पहले की जाएगी। और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, सपोज मैं वैसे बात कर रहा हूँ, तो दे आर सबऑर्डिनेटेड टू दी अदर्स अदर लायबिलिटीज, इनकी पेमेंट बाद में होनी है, ये उनके सबऑर्डिनेट है, इनको पेमेंट बाद में की जाएगी, इनको पेमेंट पहले नहीं की जाएगी। तो सबऑर्डिनेटेड डेट्स वो होते हैं कि जिनका हक पहला नहीं होता। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाए तो पहले बाकी लोगों को पेमेंट की जाएगी, उनके बाद फिर ये है कि इन लोगों को भी पेमेंट की जाएगी। Occasionally sponsors bring in other equity investors or another sponsor to minimize their exposure. तो इसके अलावा भी अगर वो कोई करना चाहते हैं तो बाकी ये जो फाइनेंसिंग है वो सीनियर डेट है। सीनियर डेट मींस के जब भी पेमेंट करने की बारी आएगी तो प्रेफरेंस जो है वो इन्हीं को मिलेगी और पहले जो है वो इन्हीं को ही पैसा पे किया जाएगा। एसेट बेस्ड लेंडिंग है कि वो यानी एसेट्स कोलेटरल के तौर पे रखवाएंगे और उधार मिलेगा। टर्म लोन्स हैं यानी फिक्स वो जो एक टर्म रखी हुई है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। सबऑर्डिनेटेड डेट्स है, बात हमने कर ली कि क्या होता है। हाई यील्ड बॉन्ड्स हैं जिनको जंक बॉन्ड्स भी कहा जाता है, और इस पे भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि रिस्की क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए इनको हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स इशू करके आप इनको कवर करेंगे कि लोगों को भी पता होगा कि यार या ये इन्वेस्टमेंट जो है वो जो हम कर रहे हैं, तो अगर तो ये कंपनी का टर्न अराउंड हो गया तो हमें वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई इसके ऊपर चार्ज यानी वो ऑफर कर रहे होंगे क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और इनकी रेटिंग भी ऑब्वियसली ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए फिर वो रिटर्न उसको काउंटर करने के लिए रिटर्न बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहे होंगे या हाई रिटर्न ऑफर कर रहे होंगे ताकि उसको मैनेज किया जा सके, हाई रिस्क को हाई यील्ड के साथ काउंटर किया जा सके और लोगों को इस बात पे कन्वर्ट किए वो कन्विंस किया जा सके, जैसे कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं कि वो हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकें। फिर ब्रिज लोन्स की हमने बात जो है वो आज कर ली कि अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपका जो टेम्परेरी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। हाँ, और ये सर ये स्टैंडर्ड डेट पे डाउन स्ट्रेटजी क्या चीज है? सर जैन, सर जैन जी जी सर, ये स्टैंडर्ड डेट पे डाउन स्ट्रेटजी क्या है? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, वैसे मैं देख लेता हूँ लेकिन मुझे इसका भी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा, और किस किस ने बनाई थी ये? सर गूगल तो कुछ बता रहा है, अगर आप कहें तो मैं बोल देता हूँ। जी 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 जी। गूगल कहता है सर कि स्टेप 1 में मेक द मिनिमम पेमेंट ऑन ऑल ऑफ योर अकाउंट। स्टेप 2 में पुट एज मच एक्स्ट्रा मनी एज पॉसिबल टुवर्ड द अकाउंट
with the highest interest rate. Step 3 में once the debt with the highest interest is paid off, start paying as much as you can on the account with the next highest interest rate. ये strategy है debt pay down की। ठीक है। अच्छा, फिर ये बाकी ये कि वर्टिकल स्ट्रिप्स रह गए हैं, ये जब आप ये कोलेटरलाइज्ड लोन्स भी इनको कहते हैं, वो जो एक वो आया था इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आया था ये 2000 के करीब करीब, तो उसमें उसकी बहुत सी वजह जो है वो बहुत सी वजहों में से 2008 में नहीं आया था, वो भी दोबारा फिर हल्का फुल्का रीसर्फेस हुआ था। लेकिन ये जो साल 2000 और 2001 के करीब भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हुई थी। और जिस वक्त वो नहीं, उसने बुश कब छोड़ के गया है, ओबामा का फर्स्ट टेन्योर कब था? मेरे ख्याल से 8-9 में था शायद। मैं वही कह रहा हूँ सर, 8-9 में सर। अच्छा, 8-9 रिसेशन आया ना, वो 8-9 में आया। हाँ, बस फिर वो फिर सॉरी, हाँ हाँ। सर 2005 है। 2005 में वो सेनेटर था। सर वही 7 से 9 वाले ही है सर, वही 8-9 वाले ही है। द ग्रेट रिसेशन वाज, ये गूगल भी किया, द ग्रेट रिसेशन वाज अ पीरियड ऑफ मार्क्ड जनरल डिक्लाइन ऑब्जर्व्ड इन नेशनल इकोनॉमी 2009 से 2017 तक। ठीक है, क्योंकि इसमें जाके ना इसने वो किया था, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो 770 बिलियन का इसका कोई बेल आउट पैकेज था जो कि इसने वो दिया था अपनी उन कंपनीज को, और फिर इकोनॉमी इसने दोबारा जो है वो रिवाइव की थी, जो कि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि गवर्नमेंट हैज टू स्टेप अप, और जब तक और गवर्नमेंट उस लेवल पे प्ले कर सकती है जिस लेवल पे और कोई प्ले नहीं कर सकता। तो द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप अप ऑलवेज, जब भी आप इस किस्म की सिचुएशन से इकोनॉमी को बाहर निकालना चाहते हैं। अब इन्होंने भी अब मुझे ना वो सही याद नहीं आ रहा कि 700 बिलियन था, 770 था या खाली 70 था, कुछ 12 वैल्यू थी जो कि इन्होंने इंजेक्ट की थी उसमें इकोनॉमी में, और उसको ओबामा's बेल आउट पैकेज जो है वो इन्होंने बेल आउट पैकेज का नाम जो है वो दिया था कि हालात इतने खराब हैं कि हमें खुद से जो है वो बैंकरप्ट हो रही है, तो हमें खुद से वो करना पड़ेगा, बीच में पार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेटजी फिर खैर काफ़ी अच्छी काम भी की और मामलात जो है वो काफ़ी ठीक हो गए। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं ना, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स बेसिकली उसी दौर की कुछ पैदावारें हैं कि आप क्या करते हैं कि रीपैकेज करते हैं डिफरेंट उसको ऑब्लिगेशंस को, नाम वो जो टाइप ऑफ दी सिक्योरिटी होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी बैक पे जो जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी से मेरी बात के यानी बॉन्ड है, तो बॉन्ड के लिए पीछे जो वो यूज हो रही होगी यानी
कोलेटरल के तौर पे जो यूज हो रही होगी वो कोई और सिक्योरिटी होगी, जिसको भी किसी ने वो किया हुआ होगा, यानी उधार लेके, और उसके ऊपर भी पीछे कोई और सिक्योरिटी रखवाई भी होगी। तो 2-3 लेयर्स में जो है वो लेयरिंग हुई भी होती है। ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स जो हैं इसमें लेयरिंग हुई भी होती है, और वो लेयरिंग के थ्रू फिर आप इसको डेट को एक एक मजीद नई पैकेजिंग में आप जो है वो अगले बंदे को ऑफर कर देते हैं। और ये भी एक काफी बड़ा एक एक वो था, वन ऑफ द रीजंस के वो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी जो है वो उसका बेड़ा गर्क हुआ था। तो सोर्सेज ऑफ गेन्स क्या हो सकते हैं? LBOs are done at high premium price. The premium is paid 40% or more than the average stock value of the last 2 months. और फिर इसमें से जो सोर्सेज ऑफ गेन्स हैं वो टैक्स सेविंग्स हैं। अब टैक्स सेविंग्स कैसे हो सकती हैं कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके टैक्स रेट्स में ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। उनकी टैक्स की इनकम्स की ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो जो वो हैं जो इनकम्स हैं उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, उसमें जो है वो डिफरेंस है। और किस चीज के ऊपर टैक्स लगे ना लगे, कंपनी के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन जो एक लिस्टेड कंपनी है या जो एक पब्लिक कंपनी है, जिस तरह उसकी स्क्रूटनी होती है या जिस तरह उसके टैक्स रेट हायर होंगे वैसे इनके नहीं होंगे। मैनेजमेंट इंसेंटिव्स, क्योंकि अब आप इसको वो करना चाह रहे हैं, कामयाब करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो बात की थी हमने लास्ट टाइम भी कि वो इंसेंटिवाइज द मैनेजमेंट के मैनेजमेंट को यूजुअली आप नॉन कैश तरीके से आप उनको अकोमोडेट करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि 2-1 साल में ये चीज़ सारी रिवर्स हो ही जानी है तो उनके लिए फ़ायदा भी है। और बाकी ये जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड प्राइसिंग जो है, अंडर प्राइसिंग, ये स्लाइड्स बनाने वाले बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? सर, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का तो बेसिकली मतलब ये होता है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो आउटसाइडर्स के पास या बाकी की जो बाहर की जो आवाम है उसके पास नहीं होती। ठीक है, और उसकी वजह से शेयर्स जो हैं वो उनकी प्राइस वो नहीं होगी, और बाद में जब कन्वर्ट करवाएंगे तो उस वक्त वैल्यू उनको हाई मिल जाएगी। बिल्कुल, मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। हाँ, अब ये वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात की, जरा उससे थोड़ा सा उसकी फर्दर एक्सटेंशन है ये कि न्यू कंपनी कैन ऑपरेट टैक्स फ्री फॉर एज लॉन्ग एज 4 to 5 years। और आपने 2-1 सालों में, क्योंकि वैसे भी बात आपने वो कर देनी है, 2 से 2.5 सालों में रिवर्स कर देनी है, तो टैक्स बेनिफिट आप उठाएंगे 2 साल, और उसके बाद फिर आप कंपनी को दोबारा पब्लिक ले जाएंगे। तो 2 साल तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वो प्रॉफिट सीधा सीधा डेट रीपेमेंट और इक्विटी रीशेड्यूलिंग में, इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग में जो है वो इस्तेमाल होगा। और ये उन्होंने जैसे कहा हुआ कि डेट टू इक्विटी रेशियो इज पुल डाउन फ्रॉम 10 to 1। टैक्स बेनिफिट्स आप उठा रहे हैं तो उतनी देर में आप उस चीज को भी रिवर्स करेंगे। अच्छा जी, मैनेजमेंट इंसेंटिव्स में क्या है कि कंट्रोल एंड हेंस stakes are with few people. Incentives of the management increase, dividends are not necessary. Debt payment is effect. अब यानी ये सारी इन पॉइंट्स का ना मेन जो चीज है वो ये है कि आप 2 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखें, 2-2.5 साल आप इन्वेस्टमेंट हमारे साथ चलाएं,
और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि आपकी मैच्योर होनी ही एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन बैक टू दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो उस वक्त तक ये जो डिविडेंड्स आर नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप खुद ही शेयर होल्डर्स हैं, तो डिविडेंड्स जो हैं वो अगर आपको पे ना भी किए जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस अप्रिसिएशन से ही आपको इतना गेन हो जाना है कि आपको डिविडेंड्स की फिलहाल जो है वो अगर आपको ना भी खिलाया जाए और वो डिविडेंड्स री इन्वेस्ट किए जाएं बिजनेस के अंदर, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा फ्यूचर के लिए भी। आज के 10 रुपए अगर आप थोड़े से फोरगो कर रहे हैं तो कल हो सकता है कि ये 10 रुपए जो हैं वो यानी इसमें जो प्रीमियम के साथ आपको ये पैसा जो है वो आपको वापस आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ जो है वो अनफोल्ड होनी ही होनी है। अब ये जो शेयर प्राइस अंडर प्राइसिंग, वो जो अभी ये जो अंडर प्राइसिंग की जो बात हो रही थी, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड अंडर प्राइसिंग, तो investors have more information on the value of the firm than the public shareholders. Obviously, investors buy firm that have a low Tobin-Skew ratio. Net value of the firm may still be higher than the LBO price paid, और such firms are generally resold at, वो बात जो है वो हम कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ LBO रिस्क हैं, थोड़ी सी ही स्लाइड्स रह गई हैं, तो बस टाइम थोड़ा सा और लेंगे और उसके बाद फिर ये है कि हम ये चैप्टर ख़त्म करके और फिर बात जो है वो 6 स्लाइड्स हैं मेरा ख्याल है जो रह गई हैं। LBO प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ रिस्क, एक इसमें बिजनेस रिस्क है और एक इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क है। बिजनेस रिस्क क्या है? refers to the risk that the firm going private will not generate sufficient earnings to meet the interest payments and other current obligations of the firm. अब ये स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं करेगी। पहला तो रिस्क ये है कि 90-10 की रेशो बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली डेट बर्डनड आप इतने होंगे कि उधार आपने इतना ज़्यादा लिया हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने इतना ज़्यादा पे करना है कि आपके पास ज़्यादा हिलने की गुंजाइश जो है वो नहीं है। और अगर बिजनेस ठीक ना चला, मार्केट में ये आइडिया जो है वो गोइंग प्राइवेट वाला ना चला, तो थिंग्स कैन बैकफायर एज वेल। इसीलिए ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है काफ़ी, जिसकी वजह से अभी हमने वो बॉन्ड्स की बात भी की थी कि जंक बॉन्ड्स आपको इशू करने पड़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट रिस्कियर है, और इसके अलावा अगर आपने हाई यील्ड ऑफर ना की तो लोग आपके बॉन्ड्स खरीदना पसंद नहीं करेंगे। The risk category takes into account the factors such as cyclical downturns in the economy and competitive factors within the industry such as greater price and non-price competition. यानी ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट बिजनेस को करेंगी। कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से ये है कि अगर इकोनॉमी में सबके बिजनेसेस ही नीचे जा रहे हैं तो आपका भी जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि टेक्नोलॉजिकली ये ना हो कि ये वो हो जाए, कंपेटिटर्स इतने ज़्यादा आ जाएं कि हमें फिर बीच में मज़ीद काम करने का जो है वो मौका ही ना मिले। अब कल जैसे मैं एक वैसे वो स्टडी पढ़ रहा था, उसकी HTC मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे, तो एट वन टाइम यानी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था मोबाइल फ़ोन्स का, और अब आपको वो रेयरली ही कोई वो नज़र आता है HTC का मोबाइल फ़ोन नज़र आता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि जो कंपेटिटर्स थे दे कॉट अप, और ये उनके साथ जो एप्पल मार्केट में बहुत उसने एग्रेसिवली जो है वो अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की। सैमसंग ने बहुत जो है वो एग्रेसिवली अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की मार्केट में। उन्होंने इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो ज़रा थोड़ी ठीक नहीं थी, ब्रांडिंग इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की ठीक नहीं की, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो मार्केट से, मोबाइल फ़ोन मार्केट से बाहर हो गए। ऑल्दो कि वो जो PC और उसमें अभी भी बहरहाल मौजूद हैं, और उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो कभी कभार बीच में आते ही रहते हैं, लेकिन
इफेक्टिवली दे आर नॉट इन दी मोबाइल फोन मार्केट, जिस तरह सैमसंग और उन्होंने मार्केट कैप्चर की है। और अब तो खैर और भी बहुत से वो जो है तो प्लेयर्स बीच में आ चुके हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट्स विल राइज, thus increasing the firm's current obligations। अब ये एक बहुत ही यानी अगर किसी ने एलबीओ किया हुआ होता 2018 में तो, या 2018 से पहले, उसका तो कबाड़ा निकल चुका होता कि 5 पॉइंट समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से बात बढ़ते बढ़ते 13% पे पहुंच गई, तो उसकी कॉस्ट तो तकरीबन 3 गुना हो गई। तो उसका तो कबाड़ा निकल जाना था अगर ये सिचुएशन हो जाती कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो फ्यूचर में जाके हाई हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऑलरेडी आप 90 और 10 के ऊपर हैं, और अगर ये सिचुएशन भी हो जाए तो फिर तो काम काफ़ी ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो काम खराब होने से याद आया। हाँ जी, 8:10 हो गए सर। वो असल में आज 6:30 बजे शुरू हुई है ना, तो वो थोड़ा सा मैं बस ये मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर हम आज मुका भी दें। ये स्लाइड्स टोटल को 5-6 रह गई। सर सॉरी, मैं ऐसे ही कह रहा था, वो कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी इसलिए। अच्छा। A reverse LBO occurs when a company goes private in an LBO only to be taken public again at a later stage. This may be done if the buyers who take the company private believe that it is undervalued, perhaps because of the poor management. खैर हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें जो यहाँ पे इन्होंने की हुई है कि ओहो, स्ट्रेटेजी तब वर्क करेगी ज्यादा बेहतर कि द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट a successful reverse LBO is greater when the going private transaction takes place when the stock market is down and the public offering occurs in a bull market. वेट करें कि what is the right time। चलें, अगर आपने जिस वक्त वो बियरिश मार्केट जिस वक्त नहीं भी थी और आपने उस वक्त जो है वो एलबीओ कर लिया था, तो वेट फॉर द राइट टाइम के मार्केट में बुलिश ट्रेंड, मार्केट इज गोइंग अप। अगर इस वक्त हमने वो कर लिया, पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट किया, तो ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट जो है वो उसमें वैल्यूज का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो हमें अपने शेयर की वैल्यू पहले की बनिस्बत ज्यादा अच्छी मिल सकती है। तो ये एक वो है यानी कि कब ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट जो है वो की कब जाए। जी जी, हेलो ये कौन है? हेलो अरे वासिफ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या है सर? ये वो कैमरा तो ऑन करें ना, कोई हम शहजादे की शक्ल देखें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो। हेलो ये बाबा को ठीक तरीके से पढ़ाना है?
हैं कि मेरे बाबा पास तंग तो नहीं ये करते सर ज्यादा? मेरे पास आई है, मुझे कहती मेरी बारी। अच्छा बाबा तंग तो नहीं करते हैं ज्यादा? मैंने क्या तंग करना है सर? अच्छा अच्छा, ये जो डी एंजेलो वाला जो केस था, ये आप लोगों ने पढ़ा है? इसमें क्या चीज उन्होंने वो डिस्कस की थी? ये डी एंजेलो फिर आ गया है यहाँ पे, डी एंजेलो एंड राइस। जी आप आपने एक्सप्लेन करना है? लगता है सर ये मेरा जो करंट स्टूडेंट है और मैं, बस हम दो ही क्लास में बैठे हुए हैं, बाकी तो शायद कोई भी रहा नहीं है, सारे गायब हो गए। आप और ये है, बाकी मैं भी नहीं सर, हम प्रेजेंट हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं आप प्रेजेंट हैं। वो कह रही है मैं प्रेजेंट हूँ। ये डिएंजेलो वाला केस क्या था जो लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट भी करने के लिए दिया? सर वो इंश्योरेंस का थोड़ा सा उसमें था। क्या चीज? कोई अभी मुझे वर्ड टू वर्ड तो नहीं माइंड में, कोई उसके पास 30 या कुछ एम्प्लॉयज थे और कुछ फैमिली मेंबर्स थे, ऐसे उनकी कंपनी का कुछ। मैंने आपको असाइनमेंट बना के व्हाट्सएप भी की थी। ठीक है, मैं बस ये पूछ रहा था कि कुछ उन्होंने इंश्योरेंस की थी और पहले उनके 2 इश्यूज थे और फिर उन्होंने 2 स्ट्रेटजीज अपनाई थी। बस ये 3 चीजें मैंने उसके अंदर ऐड की थी। और न्यूयॉर्क सिटी में था उनका और बेकरी थी, ऐसे कुछ था। अच्छा, असल में ये इतना कुछ है इसमें लिखा हुआ कि ये हम पूछ लेते हैं सर जैन। जी सर। ये इतना कुछ है, ये एक्सप्लेन कर देंगे कि ये क्या चीज थी? सर अगर आप अभी तो फौरन से तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगर आप नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके पहले हम 5-10 मिनट में हम ये एक्सप्लेन कर देंगे ये सब चीजें, ताकि मतलब आपकी नेक्स्ट क्लास आया भी ना हो, आप उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें। ये जो लास्ट चीजें रहेगी हम नेक्स्ट क्लास के शुरू के 5-10 मिनट में ये प्रेजेंटेशन दे देंगे। ठीक है, 2 चीजें हैं फिर। ये डी एंजेलो एंड राइस है। ठीक है सर। और ये RJR नबिस्को है, ये काफी एक मशहूर कोई LB हो रहा है। ठीक है सर। तो ये एम्पिरिकल रिसर्च को तो खैर बेशक रहने दें, लेकिन ये जो 2 हैं ये पढ़ के तो फिर मुझे कुछ बता दीजिएगा। हम इसको शुरू के जो कुछ टाइम होगा ना, आप अगर हमें 10-15 मिनट देंगे तो उसमें हम इसको प्रेजेंट कर दें। चलें, सही है, ठीक है। ठीक है सर, आज के लिए फिर काफी है। ठीक है सर, चलें, थैंक यू। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं जी। सर ये लेक्चर कैसे मिलेगा फिर? लिंक इसका मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, YouTube पे पड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये फाइल काफी बनती है हैवी, 200, 250, 300, 400 MB की फाइल बनी हुई होती है, तो वो फिर व्हाट्सएप पे भी अपलोड नहीं हो सकती, मेल भी नहीं हो सकती, तो वो मैं उधर वो कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। सर तो हम फिर आपका चैनल है जो आप कह रहे हैं सर, जो यूट्यूब पे आपका चैनल होगा उस पे होगा कि? सर हम आपका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर आपका बिल्कुल बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ सर। वास्तव आपको याद कर रहे हैं? नहीं, मेरा चैनल तो काफी अरसे का बना हुआ है, जमानों का बना हुआ है, तो उसकी टेंशन ना लें। सब्सक्राइब और लाइक का बटन ना दबाइएगा। सर आप कितने पैसे कमा लेते हैं सर यूट्यूब से? हाँ, वो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि इस हद तक नौबत नहीं पहुंची, तो तो वैसे ही है कि उस पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा।
सर बात है सर बेल आइकन को प्रेस करना है। नहीं नहीं, वो बेल आइकन को रहने दीजिएगा, प्रेस वो करने बेल आइकन ही होगा ना सर। वो लास्ट क्लास के लेक्चर भेजिएगा। जी मिशेल। सर हम जूम पे क्लास नहीं कर सकते? इसमें कभी आवाज नहीं आती, कभी नजर भी नहीं आता। मैं इस वजह से कह रहा था कि वन गो में ना वो जो बार बार वो कनेक्ट होने वाला, और वो उस अजाब से ना बंदे की जान छूटी रहती है। 3 घंटे बस आपने एक दफा कनेक्ट किया, उसके बाद फिर आप बैठ गए। अभी तो सही चल रहा है, लेकिन पहले मुझे 20 मिनट्स लग गए थे सिर्फ इसको ठीक करने में। नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करेंगे, और अगर नेक्स्ट टाइम भी मसले मसाइल रहे तो चलें, उसके बाद से फिर दोबारा वापस जूम पे चले जाएंगे। ओके ठीक है सर। वासिफ आपको सलाम दे रहा था बार बार, आपने सुना ही नहीं। क्या चीज? वासिफ आपको सलाम दे रहा था, वासिफ सलाम दे रहा था। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है वासिफ? शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाए, खैरियत से हैं? ठीक है सर। बिजनेस ठीक चल रहा है? शादी की तैयारियां रूज पे हैं अपनी? सर नहीं अभी किधर। कौन सा बिजनेस है? वो तो तेरी यार इसके मामू की शादी है ना। मामू की होगी है शादी यार, कब की? वो अभी तक नहीं हुई। हुई भी है, वलीमा वलीमा रह गया रहता बस। सर। वो कोरोना आ गया था तो वो वलीमा फंस गया था। अच्छा, वो जुनैद की हो गई? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि अभी जुनैद का जो है कोई। जुनैद को इजाजत नहीं मिल रही है। हाँ सर, इब्राहिम की है मार्च में। सर इब्राहिम की मार्च में, और इब्राहिम का बड़ा मतलब सीरियस एक इशू भी है, तो वो हम इधर डिस्कस शायद नहीं कर सकते। ठीक है, वो ग्रुप में कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सलमान दुआ खाना कुछ ऐसा ही है। चलें, वो हम इंशाल्लाह ग्रुप में सारे, ये भी और जुनैद के भी जितने मसले मसाइल हैं वो भी डिस्कस करते हैं। जरूर सर जरूर। अभी दोनों बाबर और इब्राहिम इकट्ठे ही हैं, एक ही ब्रांच। सर इसका मसला सिर्फ आपके पास है। ओ सर देखें, दुख भरी आवाज के साथ बेचारा बोल रहा है। आप नहीं समझ यार, सकते हैं। देखें मायूसी गुनाह है। सुना तो होगा आपने, मायूसी गुनाह है। वो कोई स्टेज शो में भी ऐड वगैरह आते थे, कोई शरबत होते थे कुछ इस किस्म के। नहीं सर कोई मसला नहीं सर, वैसे ही वासिफ जो है ना मेरा उस्ताद है।